हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ए स्पॉट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम इतिहास को उस क्रम में पढ़ें जिस क्रम में घटनाएं घटित हुई, यानी एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी होगी। एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो हमारा इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। हाँ, हमारा दुर्भाग्य रहा है कि रोम और यूनान की तरह हमारे पास इतिहास को लिखने वाले लेखक नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस काल में लोगों के पास इतिहास की समझ नहीं थी। कहते हैं एक अच्छा इतिहासकार वो नहीं होता जो कि इतिहास की ज्ञात घटनाओं को वर्तमान से जोड़ पाए। अच्छा इतिहासकार वो होता है जो कि खंडहर और सिक्कों के जरिए इतिहास के अज्ञात खंडों को और विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं को वर्तमान सभ्यताओं से जोड़े, यानी कि हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक भी यही है। हम आज इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या है? बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लिटरेचर, हथियार, आभूषण, इसके अलावा डेली इस्तेमाल वाली चीज़ें, खंडहरें, इमारतें, सिक्के, ये सारी चीज़ें आती हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इसके लिए अगर हम देखें तो चारों तरफ सब कुछ अगर एक तरफ करते भी हैं तो कैटेगरी बनती है मॉन्यूमेंट्स की, आर्टिफैक्ट्स की, न्यूमिस्मेटिक्स की, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर जिनमें सेक्युलर और रिलीजियस लिटरेचर आते हैं, साथ ही जो विदेशी यात्री आए अलग अलग समय में उनके यात्रा विवरण। और क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत कॉमन है लोकगीत, लोक कलाएँ, लोक नृत्य, इसके साथ ही लोक कथाएँ और दंत कथाएँ, इन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टडी में के वे में हम देखें तो इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। वैसे तो 2 ही कैटेगरी मानी जाती है, हमने 3 कैटेगरी रखी है यहाँ पे, जिसमें पहली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, सेकंड कैटेगरी में लिटरेरी सोर्सेज है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अदर सोर्सेज जिनमें कि बची हुई चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि आज हम यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में देखें तो किसी भी एरिया में, किसी भी स्थान पे इतिहास में जो निर्माण हुए, जो पुनर्निर्माण हुए, उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पढ़ा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक प्रमाण, पुरातात्विक साक्ष्य, ये बहुत ज़्यादा प्रमाण होते हैं। ये उस डार्क एज पे रोशनी डालते हैं जहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि जिस जगह पे का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता, उस जगह पे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स लाइट डालते हैं और हमें उस एरा के बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में जिन चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे उनमें है मॉन्यूमेंट्स, कॉइन और सील्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्टिफैक्ट्स। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में। मॉन्यूमेंट्स क्या है? हम जो पुरातात्विक बिल्डिंग्स हैं, यानी कि खंडहर, किले, मंदिर और इस तरीके के बाकी के जिस तरीके जो इमारतें हैं उन्हें मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, जो किसी भी एरा के आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बताती हैं। मॉन्यूमेंट्स हमारी हिस्ट्री को जानने समझने में कैसे हेल्प करते हैं? तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना होगा इसे जानने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को मॉन्यूमेंट्स के मामले में बहुत ही रिच कंट्री कहा जाता है। एक इंसान मैप लेके बैठे और अपने सराउंडिंग 100 से 200 किलोमीटर एरिया को एग्ज़ामिन करे, कोई ना कोई एक ऐसी इमारत मिल जाएगी जो किसी और एरा से रिलेट करती होगी, किसी और पीरियड के बारे में बताती होगी। फिर वो ब्रिटिश पीरियड हो, मुग़ल पीरियड हो, राजपूत पीरियड हो, गुप्त पीरियड हो, या फिर चोल, चालुक्य, सातवाहन पीरियड से रिलेटेड हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी पीरियड्स की कोई इमारत इस एरिया में मिल ही जाएगी। इसीलिए इंडिया को बहुत ही रिच कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के मामले में।
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसी भी समय में किसी भी एरा के लोगों के लिविंग और उनके लाइफ के बारे में बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ज़रिए हम किसी भी सिविलाइजेशन की एज पता करते हैं, वो कितनी पुरानी थी और कब से कब तक थी। इसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग मेथड वो तरीका होता है जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को साइंटिफिकली एग्जामिन किया जाता है और उसकी एज का पता किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले और इन ऑब्जेक्ट्स का जब कार्बन डेटिंग मेथड से एग्जामिनेशन किया गया तो ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन 5000 ईयर्स के करीब पुरानी थी। इसके साथ ही बहुत सी जगहों का और एग्जामिनेशन हुआ कार्बन डेटिंग मेथड से, जिनमें कि हम देख सकते हैं तक्षशिला है, सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगृह, सांची, मथुरा। हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पे इन जगहों पे खुदाई की गई और यहाँ के राजाओं के बारे में पता किया गया, जिससे इनकी एज और इस पीरियड की टाइमिंग का पता चला। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक यानी कि कॉइन्स एंड सील्स। कॉइन्स, सील्स यानी सिक्कों का जिक्र आते ही दिमाग में जो चीज़ आती है वो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर सिक्के हैं तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होगी ही होगी। तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं जो कि सिक्कों से रिलेट करती हुई हैं। सिक्कों की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक के नाम से जानते हैं। सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसी भी पीरियड के बारे में जानने के लिए। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली इंडिया में सिक्के बनाए गए जिन मेटल से, वो थे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और लेड। सिक्के इंडिकेट करते थे किसी भी समय की ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे कि अगर किसी पीरियड के सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे व्यापार और वाणिज्य बहुत उन्नत दशा में रहा है। लेकिन अगर कहीं पे सिक्के बहुत कम मिले हैं तो ये कह सकते हैं कि उस समय लोगों की व्यापार और वाणिज्य की तरफ रुचि कम रही है या फिर व्यापार और वाणिज्य की दशा अच्छी नहीं थी। इसके अलावा सिक्के और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि हम अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों में अपनी तस्वीर छपवाई जिसमें वो वीणा बजाते हुए हैं। ये दर्शाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी है। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता था कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा सातवाहन राजा सातकर्णी की बात करें तो सातकर्णी के एक सिक्के में जलपोत है जो ये जताता है कि सातवाहन राजाओं ने समुद्र पे विजय पाई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली की मुद्राएं ढलवाईं जो उसकी पश्चिम भारत में यानी कि गुजरात काठियावाड़ में शकों पे विजय के सूचक है। तो हम कह सकते हैं कि सिक्के सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में नहीं बताते हैं, इसके अलावा सिक्के उस समय के राजाओं की, उस समय के लोगों के बारे में और भी इंफॉर्मेशंस देते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख जैसा कि नाम से है, शिला यानी पत्थर और लेख यानी इबारत। पत्थरों पे उकेरी गई इबारतें जिन्हें हम अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पत्थरों पे, इमारतों के स्तंभों पे यानी पिलर्स पे, इसके अलावा कॉइन्स, मूर्तियों, इन सब पे गुदे हुए मिले हैं। सबसे ज़्यादा मिले हैं ये पत्थरों पे, इसके बाद मेटल्स और ब्रिक्स पे। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस पे मिले हैं। एक्चुअली इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे ही होते हैं। अगर ये सॉफ्ट सरफेस पे हो जाते हैं तो ये इंस्क्रिप्शंस नहीं होते हैं, यानी ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस नहीं रहते, ये लिटरेरी सोर्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन से जुड़ी हुई कुछ बातों की तरफ ध्यान देते हैं। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसे हम एपिग्राफी नाम से जानते हैं। इसके साथ ही इंस्क्रिप्शंस पे जो राइटिंग की जाती है उसे हम पैलियोग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस कई टाइप्स के मिले हैं,
जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शंस, रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस, साथ ही बहुत से जनरल इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो जनरल पब्लिक के लिए थे। इसके अलावा पेनोलॉजी और लॉ रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, जिनमें कि सबसे ओल्ड हम्मुराबी के शिलालेख है जिस पे दंड संहिता उकेरी गई है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी दंड संहिता कहा जाता है। मध्य एशिया के बोघज-कोई में एक अभिलेख मिला है जिसे आज तक का सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाता है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व है। इस अभिलेख के जरिए ऋग्वेद की तिथि को ज्ञात करने में मदद मिली है। इसके अलावा प्रसिद्ध अभिलेखों में एरण अभिलेख मिलता है, जिस अभिलेख में पूर्व मध्यकाल में लोगों को भूमि अनुदान करने का जिक्र मिलता है, यानी कि लैंड ग्रांट की गई थी। अगर हम अभिलेखों का और ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि अशोक के समय तक के भी अभिलेख मिले हैं और इसके बाद के भी अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों के जरिए अलग अलग समय के राजाओं ने अपने टाइम की अचीवमेंट्स भी बताई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स यानी कि डेली और जनरल यूज़ की चीज़ें। आर्टिफैक्ट्स में वो ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि ह्यूमन मेड हैं। आर्टिफैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि वो चीज़ें आती हैं इनमें जो कि मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस या इंस्क्रिप्शंस में कवर नहीं होती। आभूषण, बहुमूल्य पत्थर, शंखों से बने हुए सामान, घड़े, थालियाँ, कटोरियाँ, गिलास, चम्मच, कुर्सी, चटाई, आभूषण अलग अलग जैसे कि कर्णफूल, हंसली, भुजाबंद, कड़ा, करधनी, बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग समय में मिली हैं। इसके साथ ही शिकार में इस्तेमाल होने वाले औजार, हथियार, जिनमें कि तीर, धनुष, भाला, कटार, तलवार, इन सारी चीज़ों को हमने एक जगह इकट्ठा किया और एक कैटेगरी में डाला। उस कैटेगरी को हमने आर्टिफैक्ट का नाम दिया। आर्टिफैक्ट इंडिकेट करता है किसी भी एरा में एंशिएंट पीपल्स के कल्चर की तरफ, कि उनका कल्चर कितना रिच था और वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जिनमें कि खेती से संबंधित औजार भी मिले थे, हथियार भी मिले जो कि बहुत फाइन कैटेगरी के थे। इसके साथ ही ज्वेलरीज यानी कि आभूषण और बहुत उन्नत तरीके के आभूषण मिले हैं। बहुत ज़्यादा मेकअप आइटम्स भी उनके पास मिले हैं, जैसे कि लिपस्टिक का जिक्र भी सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी एरा के अगर हमें कल्चर को जानना है सिविलाइजेशन में, तो हमें उस समय के आर्टिफैक्ट्स को बहुत ध्यान से जानना और समझना होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है क्विज सेक्शन। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि हर वीडियो के लास्ट में आपके सामने एक क्विज़ आएगा, एक सवाल पूछा जाएगा। तो आज का सवाल है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI in its current form established in 1876, 1862, 1861 और 1852। इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो से और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।